ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮस्ते। वेलकम टू द न्यू क्रिकेट चैनल द क्रिकेट ब्रिज। आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरे खास अजीज दोस्त अजहर खान फ्रॉम पाकिस्तान। मैं हूं आपका अपना प्रिंस सिंह संधू फ्रॉम पंजाब इंडिया। और एक साल पुरानी हमारी क्रिकेट की बातें आज आप सभी के साथ रूबरू करेंगे हम, और वी आर सो एक्साइटेड। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? पानी पी लो पहले। वालेकुम जी वालेकुम सलाम प्रिंस भाई, थैंक यू वेरी मच। और आई एम वेरी एक्साइटेड। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो आपसे कुछ दिन पहले हमने अपने फेसबुक पे ये अनाउंस किया था कि हम इस चैनल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तो फाइनली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी ख़त्म हुई है और हमारे पास बहुत सारी बातें हैं इस सीरीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें कि व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। पहले तो पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बोला था, दोबारा बताता हूं कि कैसे मिले हम दोनों। और मैं अभी यूएस में रह रहा हूं करंटली पिछले 24 साल से। सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, मैंने पहले भी बोला था, वो ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हिंदी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। और अजहर खान पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करने आए थे पाकिस्तान को एफपीआई एकेडमी में। मैं भी बहुत लकी हूं कि मैं भी एफपीआई एकेडमी में मेरी भी सिलेक्शन हुई थी सेशन 288। और सेशन 288 में जब मैंने रोस्टर देखा तो मैंने एक नाम देखा, अजहर खान पाकिस्तान। और जब मेरे साथ भी एक इंटरनेशनल रूममेट था और हमारी एक मीटिंग चल रही थी, तो मैंने इनको अजहर भाईजान को वहाँ देखा खड़े। तो मैं क्या पाजी पंजाबी की उर्दू, और इनके चेहरे पे तभी खुशी आ गई यार। शुक्र है खुदा का, किसी नए मुल्क में गया हूँ और ट्रेनिंग के लिए आदमी अकेला पड़ जाता है, दोस्तों को मिस करता है, फैमिली को मिस करता है। सो एटलीस्ट हमारी एक लैंग्वेज इकट्ठी थी, लैंग्वेज से हम कनेक्ट हुए। और उसके बाद बेस्ट टाइमिंग थी हमारे लिए कनेक्ट होने की, क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। सो हमारी रोज़ बातें होती थी क्रिकेट की। हमने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए, एक दो दफ़ा हम गाड़ी में इकट्ठे गए। वैसे तो हमारी अनफॉर्चुनेटली एक भी क्लास इकट्ठी नहीं थी, अलग अलग क्लासों में था। हमारा लंच पे मिलते थे और लंच पे बड़ा तरस आता था मेरे को अजहर पे, क्योंकि खाना यूज टू नहीं हो। अजहर भाई खुद ही इतना अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन वहाँ फ्रूट वगैरह खा रहे हैं। तो लेकिन वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। एकेडमी से हम ग्रेजुएट हो गए। अजहर रिटर्न्स बैक टू पाकिस्तान, मैं अपनी वापस जॉब में आ गया। लेकिन हमने इन टच रहे हम हमेशा, एक दूसरे को फ़ोन करते रहते थे। और ज़्यादातर बातें क्रिकेट की होती थी हमारी हमेशा। और एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे तो हम किसी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, खुद को बोलते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, यार क्या बात कर रहे हो क्रिकेट की, यार थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात करो। और वहां से एकदम से आइडिया स्टेम हुआ। आई थिंक अजहर के माइंड में ही आइडिया आया था कि प्रिंस क्यों ना एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चीज है, हाँ इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट वी स्टार्ट इट। एंड अगर हम समझते हैं कि हम क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि एनीबडी हु इज फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, वो अगर यहाँ का है तो उसने क्रिकेट लाजमी खेली होती है, देखी होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं अभी तक ऐसे किसी भी बंदे से मिला हूँ यहाँ पे जिसको क्रिकेट की समझ ना हो, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो। और फिर दुख उस टाइम होता है जब हम मीडिया पे या सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ ऐसे तज्जिए सुनते हैं जिसको देख के हमें लगता है कि वो बड़े सुपरफिशियल लेवल के हो रहे हैं। तो देन आई थॉट के व्हाई नॉट वी जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी दैट इफ द पीपल कैन एक्सेप्ट इट। और उम्मीद है कि हमारी जो बात होगी वो लोगों को पसंद आएगी। तो मेरे ख्याल में इतना, अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तरफ आते हैं। और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इस ट्रॉफी ने डिसाइड करना था कि WTC के फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि पहले से तकरीबन पहुंच चुका है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को हरा के, तो उसके खिलाफ फाइनल में लॉर्ड्स में किसने जाना है। तो दो कंटेस्टेंट थे, और दो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और दोनों की जो एक सीरीज थी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, जिसमें बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि बहुत ही अहमियत रखता है, जो कि MCG में होता है, वो भी था। तो इस सीरीज के बाद ये चीज़ फाइनल होगी और इंडिया जो है वो ये सीरीज भी हारा और WTC की रेस से भी बाहर गया, और तकरीबन 10 साल के बाद इस ट्रॉफी से भी उनको हारना पड़ा। तो इस सीरीज में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, तो हम वो कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, उसको एनालाइज करते हैं। बिल्कुल अजहर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अगर ऐसी सीरीज चलती रहेंगी ना तो टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर सिक्योर है। बहुत ही अच्छी सीरीज थी।
एंड हुई, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेटली जीत लिया सीरीज को 3-1 की स्कोर से। लेकिन सीरीज में बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। एक तो बुमराह ने इस्टेब्लिश कर दिया कि वो इस 21st सेंचुरी का इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसी परफॉर्मेंस बुमराह ने की सभी मैचों में, अगर वो आखिरी मैच में अगर फिट होता, यू नेवर नो, इवन वो 150 का टारगेट भी मेरे ख्याल में मुश्किल कर देता। ये उस्मान ख्वाजा ने फर्स्ट टेस्ट में हाँ, 150 रोका था बुमराह ने 5 हाँ, विकेट लेके। पहले टेस्ट में भी 104 पे ऑल आउट किया था उनको, और क्या परफॉर्मर है बुमराह, सो हैट्स ऑफ टू बुमराह। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत इस सीरीज में इंटरेस्टिंग बातें हुई, जिसको हम एक बात को एक टाइम पे लेके पिक करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपके ख्याल जानना चाहता हूं अश्विन की रिटायरमेंट के बारे में। आप जैसे जानते हो पहला मैच अश्विन ने नहीं खेला था, उसमें वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था। सेकंड मैच में अश्विन ने रिटर्न किया, जो पिंक बॉल टेस्ट था, इंडिया हार गया वो अलग बात है, लेकिन अश्विन की परफॉर्मेंस को इतनी बुरी नहीं थी। उसने ट्रेविस हेड को सेटअप भी कर दिया था, वो कैच शूट गया वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद रोहित तीसरे टेस्ट शुरू होने से पहले ही अश्विन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। आपके क्या ख्याल आते हैं रिटायरमेंट अनाउंस करने की टाइमिंग पे? क्या किसी अच्छे प्लेयर को, और मैं अश्विन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छा लेजेंड है इंडिया का, लेकिन क्या आपको लगा कि ये टाइमिंग सही थी? आपके क्या ख्याल हैं? वेल पाजी, मेरी ओपिनियन जो है इस पर्टिकुलर एपिसोड के हवाले से मैं बड़ी कैंडिड ओपिनियन दूंगा। अश्विन जो है वो मेरे ख्याल में इंडिया का वन ऑफ द अनिल कुंबले के बाद टॉप हम समझते हैं कि स्पिन बॉलर रहे हैं, और बैटिंग में भी उनकी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। मुझे याद पड़ता है कि इनकी 5 सेंचुरीज भी हैं और बड़ी क्रूशल किस्म की इनिंग्स इन्होंने खेली हैं। और बॉलिंग में तो डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं दुनिया के भी, और इंडिया की तरफ से शायद स्पिन के उसमें सेकंड नंबर पे हैं ये। और इस सीरीज में बड़े क्रिटिकल थे, डेफिनेटली कुछ डिसहार्ट थे, लेकिन द वे ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इनग्लोरियस था। ड्यूरिंग द मैचेस, ड्यूरिंग द सीरीज अपनी टीम को इस तरह से छोड़ के जाना, जब वो बिल्कुल ही उनको जरूरत है टीम को, इवन इफ यू आर नॉट बीइंग प्लेड, आपको नहीं खिलाया जा रहा, तो ये एक टीम के लिए बहुत ही बुरा साबित होता है, एक गलत मैसेज कन्वे होता है। दूसरे ड्रेसिंग रूम के अंदर एक मेरे ख्याल में नेगेटिव किस्म की आप अपनी एक इम्प्रेशन दे रहे होते हैं। तो इतने बड़े प्लेयर्स से ये चीज़ एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से एक तरीके से अपने रिटायरमेंट इन द मिड ऑफ द सीरीज वो शो करेंगे। आई डोंट नो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, बीसीसीआई की तरफ से उनको कुछ कन्वे किया गया था या नहीं किया गया था। आई विल नॉट लैंड इनटू इट क्योंकि मेरे पास उसकी नॉलेज नहीं है। बट जिस तरीके से उनका इस तरह से इन द मिड ऑफ द सीरीज छोड़ के जाना, मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए था। इंडियन क्रिकेट को शायद उनको बेहतर तरीके से डील करना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम बड़े प्लेयर्स और आम प्लेयर्स में बेसिक फ़र्क ही यही होता है कि वो इन सारे प्रेशर्स, इन सारे स्ट्रेसेस को लेते हैं, और ड्यूरिंग द जर्नी कभी भी अपनी उस यूनिट को इस तरह से छोड़ के नहीं जाते। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। एट द एंड ऑफ द डे आपको टीम को बीच में अबैंडन करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन इट डजंट टेक अवे फ्रॉम अश्विन बीइंग वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉलर्स एवर और वन ऑफ द बेस्ट टीम पर्सन। पिछली सीरीज में भी आपको याद होगा, बैट से जो हनुमान विहारी और अश्विन ने बैटिंग करके सिडनी में मैच ड्रॉ करवाया था, दोनों इंजर्ड थे, अगला मैच खेल नहीं पाए थे, लेकिन उस तरीके से हम अश्विन को रिलेट करते थे। अगर वो नहीं भी सिलेक्ट होता, अगर अगर अश्विन को रिटायर होना था तो मेरे हिसाब से उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी, सीरीज शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर देता। अगर वो ऑस्ट्रेलिया आया है तो सारे 5 के 5 मैच ही शुड हैव रिमेन्ड इन द डग आउट टू शो सपोर्ट टू हिज टीम वेदर सिलेक्टेड और नॉट, और उसके बाद डिसीजन लेता। सो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज विद दिस डिस्कशन। और जैसे हम जैसे ये चैनल हमारा ग्रो होगा और वीडियो आप देखोगे, हम बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे से जुड़ेंगे, हमें तो लगता है हमारे यार दोस्त इनको सुन रहे हैं, तो वी वांट टू मेक श्योर एवरीबडी, आप सभी हमारी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड हो। प्लीज़ यूट्यूब पे जब भी वीडियो अपलोड होगी, आप प्लीज़ अपने कमेंट लिखिए, हमें सजेशन दीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो अश्विन को तो बात कर ली सर, अभी दूसरा क्वेश्चन है मेरा बहुत बड़ा, और इससे मैं आपके भी ख्याल जानने चाहता हूं, मैं अपने भी पेश करूंगा, और वो है 4th टेस्ट मैच में गिल को ड्रॉप करना। मेरे हिसाब से ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन टीम ने पूरी सीरीज में अच्छी बैलेंस्ड साइड को फील्ड पे उतारा। इंडिया के कुछ डिसीजन मेरी समझ से तो बाहर थे। अगर पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया है
तो दूसरा जो पिंक बॉल टेस्ट है, सो पहले मैच में आपने मैसेज दे दिया कि अश्विन तुमसे बेटर अभी वॉशिंगटन सुंदर है, हम उसको देख रहे हैं, शायद उसकी बैटिंग तुम्हारे से अच्छी है, जो भी उनके रीजन होंगे, जो भी ड्रेसिंग रूम में बात हुई होगी। लेकिन अगर वो किया है तो दूसरे मैच में आपने अश्विन को ले आए और वॉशिंगटन को ड्रॉप कर दिया, और फिर अश्विन ने रिटायरमेंट चलो ले ली। दूसरे में पिंक बॉल टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी गिल की, रन थोड़े थे लेकिन सबसे सिक्योर्ड लग रहे थे अपनी क्रीज पे, अच्छी टेक्निक, अच्छा सारा कुछ। और पिछले एक साल में सबसे हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है उनकी जायसवाल के बाद इंडियन टीम में, सेकंड हाईएस्ट एवरेज है इंडियन टीम में, एक साल का रिकॉर्ड देख रहा हूं, कोई एक दो महीने का नहीं। तो आप ऐसे, और वो अभी भी यंगस्टर हैं, इवन दो अभी उनको हो गए हैं डेब्यू किए 2-3 साल और अच्छी इनिंग्स भी खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको ड्रॉप करना, मेरे को वो लॉजिक समझ ही नहीं आया किसी भी हिसाब से। आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं कह रहे हैं गिल जो है मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट, खासतौर पर उसके बैटिंग लाइनअप का जायसवाल के साथ इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। गिल को जिस तरीके से ड्रॉप किया गया है बार बार, और ऐसे रीजंस की वजह से जिन रीजंस का मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आई जितनी भी मैंने क्रिकेट देखी है और सीखी है। और जिस आप इनिंग की बात कर रहे हैं गिल की, उसमें उसने तकरीबन 40 के करीब स्कोर बनाए थे, और वो भी उसने काफ़ी जिसे कहते हैं कि एक इम्पैक्टफुल स्कोर बनाए थे, क्योंकि उस स्कोर पे मत जाएं बट उसका जो इम्पैक्ट था वो भी बहुत अच्छा था और उसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था। गिल के साथ इंडियन क्रिकेट ने अगेन एक अजीब सा ही, मैं कहूँगा बड़ा सख्त अल्फाज की तमाशा ही किया है कि उस नौजवान के उन्होंने बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस तोड़ा है, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि अगला जो कि अभी जो साइकिल नया शुरू होगा लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, मेरे ख्याल में इंडिया की टीम जो है वो इंग्लैंड जाएगी, जिसका फाइनल 2027 में फिर होगा। तो तब तक बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो कि अभी हमें टीम में नजर आ रहे हैं ये शायद नहीं होंगे, तो आपको उस टाइम गिल की जरूरत पड़ेगी और उसको अभी से कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और वो एक ऐसा प्लेयर है कि अगर उसमें 200 करने की सलाहियत और फिटनेस जो है, मैच फिटनेस भी मतलब मौजूद है, और ये लंबा स्कोर कर सकता है। उसका पेशेंस, टेम्परामेंट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें बड़ा एडिड प्रेशर है, उसको विराट कोहली के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने किसी भी बैट्समैन का बेड़ा गर्क करना हो तो उसको फौरी तौर पर जो बड़े बैट्समैन हैं उनके साथ उनको कंपेयर करना शुरू कर दें। इवन मैं समझता हूँ कि कोहली का भी बेड़ा गर्क जो है वो इंडिया ने ही किया है, खुद ही किया है। उसका कंपैरिजन उसकी बेस्ट इनिंग्स के साथ कर करके उस पर प्रेशर आ गया कि भाई मुझे हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करना है, विच इज़ हाईली अनलाइकली। तो इस बेचारे के साथ भी यही हुआ है, और हम देखते हैं कि इसको बार बार ड्रॉप करना, टीम के अंदर लाना, तो वो एक किस्म का वो ट्रायल एंड टेस्ट के ऊपर अपने आप को फील कर रहा था, जो एक सेटल्ड फीलिंग होती है किसी भी बैट्समैन की। हालांकि मेरे ख्याल में क्रिकेट की डिक्शनरी में तो हम ये कहते हैं कि जो सजा होती है वो हमेशा बॉलर को मिलती है किसी भी मैच की। बैट्समैन को बहुत सारी गुनाह जो होते हैं माफ होते हैं, उनको फिर चांसेस मिल जाते हैं, लेकिन बॉलर्स जो होते हैं उनको बड़ा ही एक हार्ड हैंड उनके ऊपर जाके गिरता है। तो गिल को बेहतर तरीके से यूज करना चाहिए अगर इंडिया एक्चुअली वांट्स टू see itself in the finals in 2027। सही बोला आज़ाद भाई। और इसके अलावा मैं ये भी ऐड करूंगा कि अगर आपको किसी भी बैट्समैन को खिलाना ना, यू हैव टू गिव हिम अ लॉन्ग रोप। गिल जैसा प्लेयर है, उसको मैसेज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि 5 के 5 टेस्ट मैच में कम से कम इस सीरीज में तुम हमारे नंबर 3 बैट्समैन हो, चाहे वो 10 इनिंग्स में तुम्हारी 10 रन ही बनाओ, हर मैच में 1 रन पे आउट हो जाओ। ये हमारे पहले 6 बैट्समैन पक्के हैं। और इंडिया ने और भी बहुत गलतियां करी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। पहला टेस्ट मैच रोहित शर्मा नहीं खेले। आपके सवाल से पहले मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आपको किस तरह की एक बॉलिंग चाहिए? आपको क्या सिचुएशन चाहिए? राधा, आपको ये सिचुएशन चाहिए कि एक 5 टेस्ट मैच की सीरीज में एक बॉलर जो है वो 32 विकेटें ले रहा है जैसे कि बुमराह ने किया, और उसके कंपैरिजन में पूरी टीम जो है बॉलिंग की लाइनअप जो है वो लेटी हुई है, या आपको जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमें मिलता है कि बोलन ने 21 विकेटें ली हैं, पैट कमिंस ने 27 विकेट्स लिए हैं, मिचेल स्टार्क जो है वो भी तकरीबन कोई 20 के करीब विकेट्स लेके ठहरे हुए हैं। आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं? डेफिनेटली ये तो नो ब्रेनर है अजहर भाई। कोई भी टीम अगर खेल रही है तो वो प्रेफर करेगी कि उसके सभी बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एक ही बॉलर पे ज़्यादा रिलाई करोगे तो उस बॉलर पे भी खुद पे प्रेशर बहुत आ जाएगा, और दूसरे बॉलर्स पे भी प्रेशर बना रहेगा कि उस पैडल्स तक हम जा नहीं पा रहे।
तो ये तो नो ब्रेनर है। बुमराह पे बहुत प्रेशर था, उसने 4 मैचों में डिलीवर किया। अभी हम यही दुआ करते हैं कि उसकी बैक इतनी पुरानी इंजरी ना हो जिसने उस बुमराह को वर्ल्ड कप भी मिस करवा दिया था और ऑलमोस्ट आई वांट टू से 18 मंथ्स क्रिकेट से बाहर रखा था। आई होप 2 years जो थे क्रिकेट नहीं ऑलमोस्ट 2 खेले इयर्स बुमराह। क्रिकेट से दूर रहे और उसके, लेकिन बुमराह का, तभी तो मैं बोलता हूँ ये 21st सेंचुरी का इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर है। एक फास्ट बॉलर के लिए फिटनेस सब कुछ होती है। इतने साल गेम से दूर रह के क्या कमबैक किया बुमराह ने। ही केम बैक लाइक वो 2 साल गया ही नहीं था कहीं पे, और वो अमेजिंग बिल्कुल बात है। और बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। और लेकिन सर मैं एक बात जरूर बोलूंगा, और ओवरऑल जो टीम की फॉर्मेशन इंडिया ने रखी है थ्रू आउट द सीरीज, एक ही मैच में नहीं बोलूंगा, कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी नहीं थी क्योंकि पहले मैच में आपने, जैसे मैंने पहले बोला, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया है। अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर पे भरोसा है और आपको लगता है कि वो हमारे फर्स्ट पिक है, ये तो है नहीं कि सेकंड बॉल में, पिंक बॉल टेस्ट में बॉल बहुत स्पिन हो रही थी और अश्विन की आपको एक्सपर्टीज चाहिए थी। वैसी ही पिच थी, ऑस्ट्रेलिया की पिच थी। उससे वॉशिंगटन सुंदर का भी कॉन्फिडेंस, आप उसको भी कॉन्फिडेंस को धक्का लग रहा है ना कि यार तुम्हें पहले मैच में खिला लिया, ठीक है यार अगले में तुम्हें बदल देंगे। और टीम जीती हुई थी, आपने विनिंग तो कॉम्बिनेशन चेंज कर दी। पर्थ की तो ट्रेडिशनल विकेट्स जो हैं वो आपको फास्ट बॉलर से मिलती हैं, जहां पे अगेन एक ट्रायल करना टेस्ट एक स्पिनर का, वो बिल्कुल दिमाग से बाहर है। बिल्कुल। और मैं दो बातें और बोलूंगा, रोहित और विराट को थोड़ा कंपेयर करूंगा। मैं रोहित का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे ख्याल में शॉर्ट फॉर्मेट में उससे अच्छा कैप्टन इंडिया में नहीं है बहुत। और 2023 इट्स अ डिफरेंट थिंग, वर्ल्ड कप जो मैं ओडीआई की बात कर रहा हूं, जो इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन मेरे इंडिया ने इतनी जबरदस्त टीम और इतनी प्लान्ड टीम और इतनी अच्छी एक्सिक्यूशन किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं की जैसे मैंने देखी है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रोहित। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है ना सर, विराट वाज अ मच बेटर कैप्टन। विराट जाता है हम्म, किलर इंस्टिंक्ट से कि मैं 4 अच्छे बॉलर उतारूंगा फील्ड में। अगर, और विराट में इतने गट्स थे, साउथ अफ्रीका में टूर था, उसने 4 फास्ट फास्ट बॉलर उतार दिए थे इंडिया के। पहली बार हिस्ट्री में हुआ था और वो मैच इंडिया जीत भी गया था। उसने जीत बोला गया था। ठीक है ये मेरे 6 बैट्समैन हैं, मैं यही 6 बैट्समैन आगे लेके जाऊंगा, इनको ही रन बनाने हैं, बॉलर पे रन बनाने का प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे विकेट लेके दो, मुझे 20 विकेट्स चाहिए, मुझे मैच जीतना है। अभी रोहित का, अभी रोहित बोल दो या गंभीर बोल दो, जो भी करंट मैनेजमेंट बा, इनका क्या माइंडसेट है, अरे जडेजा को जरूर खिलाना है, रेड्डी को जरूर खिलाना है, और सुंदर को, क्योंकि हमें थोड़े रन भी देंगे। लेकिन हम्म, जडेजा और सुंदर कभी भी आपको अपनी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। पिचेस उनको बिल्कुल सपोर्ट ऐसा। नहीं करती। जडेजा इंडिया में ब्रिलियंट है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। सो ये थोड़ा माइंडसेट थोड़ा मेरे को वीक लगा डेफिनेटली। और उसके बाद बैटिंग ऑर्डर भी जो चेंजेस करे वो बिल्कुल गलत थे। पहले मैच में आपने देखा ही है कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी केएल राहुल की सेकंड इनिंग्स में, और पहली इनिंग में भी काफी अच्छा लग रहा था। रन तो 20 कुछ ही बने थे, लेकिन ही वाज लुकिंग वेरी गुड, लीडिंग द बॉल, अच्छी ओपनिंग बैटिंग कर रहा था। दूसरे में सेंचुरी पार्टनरशिप है, चलो रोहित शर्मा वापस आ गए, उन्होंने देखा चलो मैं नीचे बैटिंग करता हूं क्योंकि अच्छा चल रहा है राहुल। अगर वो डिसीजन रोहित ने लिया है सर, तो वो डिसीजन टिल द एंड ऑफ द सीरीज वही रहना चाहिए। रोहित के रन नहीं बने अगले बल्कि एक मैच में। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रोहित और विराट कोहली, इन दोनों के जो कंबाइन रन्स हैं, हाँ वो जी, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के कंबाइन रन से कम है देयर यू गो। इन 5 मैच। अभी एंड अगर, नॉट गेटिंग के द जेंटलमैन हैज मेड 1 सेंचुरी एज वेल। हाँ, और वो सेंचुरी चलो 275 पे 2 था इंडिया, लो ऑलमोस्ट 300 रन की लीड थी, चलो फिर भी सेंचुरी तो सेंचुरी है। अगर उस सेंचुरी को हटा दो, इट्स अ वेरी एम्बेरसिंग स्टैट इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद जो चॉप एंड चेंज किया रोहित शर्मा ने, अगर डाउन द ऑर्डर खेलना है और एक एक मैच में नहीं चले, फिर अगले मैच में फिर वो ओपनिंग आ गए, फिर उन्होंने केएल राहुल को ड्रॉप किया नंबर 3 पे, उस गिल को निकाला। चौथे टेस्ट की बात कर रहा हूं। सो ऐसे केएल राहुल का भी कॉन्फिडेंस लो होगा ना कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरे को ऊपर खेलना है अभी क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें हम नंबर 3 पे ला रहे हैं। और गिल तो सोचता होगा यार मेरी प्रो ठीक हो गई क्यों खा गए, मैं मिन्नू तो खेडन दो। you know he like it made absolutely no sense to drop him। और यहाँ पे काफी गलतियां करी इंडिया ने सीरीज में। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल वाज अ बेटर टीम, इसमें कोई शक नहीं है। समराइज करें लेकिन इस टेस्ट सीरीज को तो एक और ओवरऑल। चीज, हाँ जी, हाँ जी, बताइए ओवरऑल सर। और
मेरा एक पॉइंट ये है, हाँ जी। ये तो आपने आपने बातें कर ली जो कि स्ट्रेटजिकल जो कि कुछ मिस्टेक्स किए हैं इंडियन टीम ने, जिसमें आपने मेंशन कर लिया टीम सिलेक्शन को मेंशन कर लिया, जिसमें आपने बाकी चीज़ें केएल राहुल का मेंशन किया, बिल्कुल उसको मंदिर का घंटा ही बनाया हुआ था कप्तान साहब ने कि उसको अपनी मर्जी से ही हिला रहे थे और उसका रिजल्ट निकला जो कि फिर हमारे सामने है। ना वो खुद परफॉर्म कर सके ना बेचारे को करने दिया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट लगा और मैं उस पर आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि 2023 का वर्ल्ड चैंपियन 24 का और 2023 के ओडीआई कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम और रनर वेल अप डिजर्व मेरे ख्याल में चाहिए था, रनर अप था, पूरा टूर्नामेंट जीता था, सिर्फ एक मैच वो हारे हैं अनफॉर्चुनेटली। एक ऐसी टीम जो कि मतलब दुनिया में सबसे बेहतरीन कंसीडर की जाती है और इस बॉर्डर के मतलब इस पार उस पार पूरी दुनिया में इसमें डिबेट बिल्कुल नहीं है, ये सेटल्ड बात है कि बड़ी अच्छी टीम है इंडिया की। ये कैसा चेंज आया साइकोलॉजिकली कि फॉलो ऑन से बच रही है इंडिया की टीम और उसको सेलिब्रेट कर रहा है कोच और बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम के अंदर मुक्के लहरा लहरा के। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग टू सी। मतलब मुझे तो कम से कम यकीन नहीं आया कि फॉलो ऑन से बचने के बाद इतनी खुशी कर रहे हैं। They could have done that like later, among them एक हडल बना के कर लेते कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके बिल्कुल टेल एंडर ने आखिरी विकेट पे 40 रन की शराकत की तो उन्होंने बचा दिया। जब इस तरह का मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं दूसरे ड्रेसिंग रूम को, आई डोंट नो कि इंडिया में क्या सेंटिमेंट होगा। इस तरह का बिहेवियर देखने के बाद गंभीर एक बड़ा मेरे ख्याल में प्लेयर रहा है इंडिया की तरफ से, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है फाइनल के अंदर तकरीबन उसने, मैं तो समझता हूँ कि धोनी के साथ साथ इनकी बैटिंग ने भी इंडिया को मैच जितवाया था वो। बट जिस तरह का माइंडसेट उन्होंने इस तरह से कोचिंग में दिखाया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हम उनको देखते हैं जिस तरीके से नेगेटिवली वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और अपने पर कुछ नहीं लेते, प्लेयर्स पर डाल रहे होते हैं, तो ये तो मेरे लिए एक बड़ी नई चीज थी। आई डोंट नो आपको कैसा लगा ये देख के। सच बोलूं अजहर भाई तो आपने मेरा पर्सपेक्टिव जैसे आपने ये एक्सप्लेन किया अभी ये सेंस बन रही है। जब मैंने इनिशियली देखा था तो मैं एडमिट करूंगा मेरे को भी मजा आया। मैंने बोला यार क्योंकि पता उस आई थिंक उसमें क्या था कि टेल एंडर ने उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो हमें फॉलो ऑन से बचा लेंगे, लेकिन जब बचाया तो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, एज अ प्रोफेशनल उनको करना क्या चाहिए था जब वो इनिंग खत्म करके आ रहे थे डग आउट में, उनको स्टैंडिंग ओवेशन देते, पैर ऑन देयर बैक के क्या यार तुमने मतलब ग्रिट दिखाई है, डिटर्मिनेशन दिखाई है, हौसला दिखाया कि चलो चाहे हम नंबर 9-10 के बैट्समैन हैं, 10-11 के बैट्समैन हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम फॉलो ऑन से बच जाएं। क्योंकि अगर फॉलो ऑन हो जाता, ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया ने 89 पे 7 आउट कर दिए थे, अगर वही 30-40 रन पहले फॉलो ऑन हो जाता, इंडिया पे बहुत प्रेशर था। तो कुछ पता नहीं ऑस्ट्रेलिया इवन दो उस मैच में बहुत टाइम लॉस हो गया था वेदर की बारिश के कारण, कुछ पता नहीं इंडिया जीत भी जाता। लेकिन आपकी बात सही है, उसको जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मैच जीत रहे हो। दूसरा मैच हम बहुत बुरी तरह हारे हैं, तीसरे में सारा टॉप ऑर्डर हमारा फेल हुआ है। विराट कोहली -100 पिंक बॉल टेस्ट में फेल हुए थे और स्लिप कॉर्डन में वही ऑफ स्टंप वाली बॉल पे बार बार आउट हो रहे हैं। तो इतना कुछ चीयर करने वाली तो बात नहीं थी। ठीक है, आपसे मैं एग्री करता हूं जैसे आपने एनालाइज किया, लेकिन आप पहले ही इंसान हो जिसने ऐसे एनालिसिस किया। लेकिन नहीं तो सभी लोग बोल रहे हैं यार ये तो बहुत अच्छा था, इंडिया बैक इन फॉर्म। मुझे क्यों इस पे एतराज है? हाँ जी बताइए। मुझे इस पे एतराज इसलिए है कि मुझे इस पे एतराज इसलिए है कि जब आप फॉलो ऑन से बचने के लिए, और ये भी आपको पता है कि अगला दिन आखिरी है, ठीक है, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप सेलिब्रेट ये चीज कर रहे हैं कि आपको अपनी बैटिंग लाइन पे पूरा यकीन है कि इसने अगले दिन भी नहीं ठहरना था और इसने उन लिमिटेड ओवर्स में भी गिर जाना था। और उसमें बैट्समैन मुके बना रहे हैं कि यस थैंक्स गॉड इन्होंने हमें बचा लिया, हमें दोबारा खेलने नहीं जाना पड़ेगा मिचेल स्टार्क को और पैट कमिंस को। दिस वाज एम्बैरेसिंग। तो दैट सेज ऑल। मैंने कहा ये तो फाइनल खेलने के मूड में नहीं है, ना ही ये जीतने के एक माइंडसेट से गए हुए हैं। जो बेसिकली सर्वाइव करने के चक्रों में हो तो सर्वाइव ऐसे नहीं होता। अगली टीमें जो हैं वो सर्वाइवल के लिए नहीं आती। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सेंटेंस ऑफ बेन स्टोक्स जब वो यहाँ पे आए थे 2 साल पहले, पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान और इंग्लैंड की, तो बड़ी डेड विकेट बनाई थी। आपको याद होगा पहले ही दिन 550 इंग्लैंड ने स्कोर बना लिया था। तो उस पे बेन स्टोक्स से पूछा गया टॉस पे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही डेड विकेट है इस पे, तो उसने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। उसने कहा वी आर हियर टू गेट द रिजल्ट्स, इधर विल विन और लूज। तो ये माइंडसेट लेकर आते हैं ये लोग कि भाई हमने रिजल्ट्स लेने हैं और यहाँ पे आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए खुशी मना रहे हैं तो इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग एनी हाउ।
तो ये तो नहीं, बात हो सही गई। बोला आपने, अ, बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने ये पॉइंट। एक्चुअली आप पहले ही शख्स हो जिसने इसको इस तरीके से एनालाइज किया है और ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। आपकी बात सही है। उन दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए था जब बैट्समैन डगआउट में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टीम का माहौल, तो ड्रेसिंग रूम ऐसे दिख रहा था जैसे मैच जीत गए हैं। तो और अभी भी 200, अगर 200 रन पीछे नहीं हो फिर भी 180 रन पीछे हो, सो इतनी सेलिब्रेट वाली तो उसमें बात नहीं थी। आपने बिल्कुल जो सही एनालाइज किया। लेकिन अभी इस मैच की दो बातें और करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पहला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। एक तो जी सर ठीक है। पंत की बात करूंगा। कई बार ना जो छोटी इनिंग्स होती हैं आप भूल जाते हैं, लेकिन पंत ने ना जाते जाते रिमाइंड करवा दिया कि देखो भाई लोग, मेरे को आपने ना, अगर मेरे को आपने इसलिए पिक करना है ना टीम पे कि मैं अच्छी लीव करूं, अच्छा डिफेंड करूं, तो पुजारा ही ले आओ भाई, मेरे को छोड़ दो इंडिया में। हम्म। आप पंत के जो शॉट्स हैं, जो जैसे वो खेलता है, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर आपको उसकी डिसमिसल को क्रिटिसाइज करना है, पिक वन साइड। और बहुत से कमेंटेटर हैं, बहुत से एक्सपर्ट हैं, जब वो पहली बॉल पे स्टेप आगे शॉट लगाता है और कनेक्ट हो जाती है, तो सभी बोलते हैं बहुत करेजियस बंदा है, बहुत ब्रेव है, मैच विनर है। अगर लेकिन वही शॉट कनेक्ट नहीं होती, तो बस वो गवास करने तो यार मैच विनर आदमी स्टूपिड। है, स्टूपिड 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 बोल रहा है यार। दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट। देखो सर, जैसे ना जो बंदे अच्छे डिफेंस में सॉलिड होते हैं, अगर आप चेतेश्वर पुजारा की इनिंग्स देखो, बहुत सी बॉल्स होंगी जो बैट के बिल्कुल एज के पास से गुजर जाती हैं कीपर के पास, लेकिन आप बोलते हो इट्स ओके, डिफेंस तुम्हारी गेम है, करो। प्ले एंड मिस होता है। कोई बैट्समैन का नाम बता दो दुनिया में जिसका प्ले एंड मिस नहीं होता, जो डिफेंसिवली स्ट्रांग है। होता है, कीपर ऊपर हाथ उठाता है तो उसके बाद 100 भी बन जाते हैं, 150 भी बन जाते हैं, ज्यादा बॉलिंग खेल जाते हैं। वैसे ही आपको अटैकिंग बैट्समैन को भी सेम एबिलिटी देनी है और उसको कॉन्फिडेंस देना है कि कई बार तुम्हारे शॉट नहीं लगेंगे, लेकिन तुम हमारे स्टार प्लेयर हो, तुम्हें शॉट खेलने आते हैं, तुम खेलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। और सर वो 5वें टेस्ट में उसने 10 मिनट क्रीज पे आया था पंत, और 4 फील्डर बाउंड्री पे लगवा दिए, 31 बॉल में, 31 बॉल्स में 60 रन। इट्स अ पिटी बुमराह अवेलेबल नहीं थे और बाकी किसी बैट्समैन ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन पंत को वैसा ही रहने दो, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा टेस्ट बैट्समैन है जो 1 घंटे में मैच की पूरी कंप्लेक्शन चेंज कर सकता है। हर बार सक्सेसफुल नहीं होगा, हर कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता हर बार तो डिफेंसिव प्लेयर भी नहीं सक्सेसफुल हो रहे हर बार। ट्रेविस हेड भी सेंचुरी नहीं बना रहा, लेकिन अगर उसकी वो गेम है, यू हैव टू सपोर्ट हिम, गिव हिम अ लॉन्गर रोप। और रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ही हैज टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गलत है सर। दिस इज हाउ यू किल कॉन्फिडेंस। ऐसे बंदों को सपोर्ट करनी चाहिए, और जो टीम लेके गए हो ना अपना कोर ग्रुप, उनको बोलो तुम 5 मैचों में मेरे लिए खेल रहे हो, अपनी गेम खेलो। हर बार तुम नहीं चलोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा दिन है, टीम को निकाल के लेके जाओ, मैच जिता के लेके जाओ। आपके क्या ख्याल हैं, कि आपको भी लगता है कि पंत को बस शोल्डर आर्म करके हर बॉल पे लीव करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई टोटली एग्री। मेरे ख्याल में आपने इस पे बहुत एक्सटेंसिव बात की है और यू स्पोक माई हार्ट आउट। मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ, जिस तरह की उसने इनिंग खेली है और सारे टेस्ट मैचेस में उसने जिस तरह का परफॉर्म किया है, उसको अपनी नेशनल गेम ही खेलनी चाहिए। और उसको अगर आप खाम खा में राहुल द्रविड़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो अपनी जो नेशनल गेम है वो भी भूल जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि उसकी टेक्निक इतनी ही फ्लॉड है और आप उसके अगेंस्ट कोई बेहतर कीपर और एक अच्छा बैट्समैन ला सकते हैं, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी के उसके बाद आपने जो 180 स्कोर बनाया या 150 बनाया, तो फिर वो आप 110-20 के ऊपर ही गिरे हुए होंगे। तो मेरे ख्याल में कि ये आपका पिक ऑफ द सीरीज है, आई वुड से, जायसवाल के साथ और रेडी के साथ। रेडी को भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि जिस तरह की उसने एक कंसिस्टेंसी दिखाई है, लो डाउन द ऑर्डर 8th नंबर पे आ रहा है, 40-40 उसने स्कोर बनाए हैं। उसके बाद बॉक्सिंग डे की एक उसकी सेंचुरी है। तो मेरे ख्याल में ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि इंडिया एक लंबे अरसे तक इन पे इंहिसार कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रेड्डी की परफॉर्मेंस तो चलो बहुत ही अच्छी रही, उसके अगले मैच में नहीं चला वो अलग बात है, लेकिन वो सेंचुरी नंबर 8 पे आगे वो लड़का काफ़ी प्रॉमिस शो कर रहा है। मेरे को लगता है लंबी रेस का घोड़ा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा सर, जो मैंने रेड्डी का देखा, वो मेरे को एक बैट्समैन इंडियन टीम में लग रहा है 100%। हो सकता है कल को वो रेगुलर जबरदस्ती प्लेइंग। बॉलिंग ऑलराउंडर ना।
उसको जबरदस्ती बॉलिंग ऑन। अभी देखो ना, हाइंडसाइड इज 2020, अगर उसने सेंचुरी बना दिया तो हम सभी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन गिल की जगह पोटेंशियली उसने ली थी, लेकिन उसके बॉलिंग फिगर्स देखो ना उस मैच में। और मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर हमारी पूरी सीरीज का, बाकी मैचों में भी, लेकिन उसको फिर बैट्समैन का दर्जा देना चाहिए और उसको एज अ बैट्समैन लेके जाओ। मे बी किसी बॉलर को ब्रेक देने के लिए शायद लकी हो के एक दो विकेट निकाल ले, लेकिन वो मेरे को एज अ बॉलर दिखाई नहीं दिया। एज अ बैट्समैन सॉलिड टेम्परामेंट, बहुत अच्छी टेक्निक, लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है। चले आखिर में आप मुझे ये बताएं कि ये जो इसको क्विकली सम अप करते हैं, ये जो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर एक नया ट्रेंड आया, 15-15 दिन के गैप्स दे रहे हैं टेस्ट मैचेस में और 2-2 महीने तक की सीरीज लेके जा रहे हैं, ये किस हद तक इम्पैक्ट करती है माइंडसेट पे प्लेयर्स के? अभी सर हम तो देखने वाले हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, बट आई कैन ओनली इमेजिन। आप बताइए ना, आप सर पाकिस्तान से इतनी दूर आए थे एकेडमी में, एफपीआई एकेडमी में, आप बताइए 10 वीक कैसे गुजरे थे। आई एम नॉट बीइंग हाँ, फनी, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छा रिलेट कर पाओगे मेरी जगह, क्योंकि मैं भी एफपीआई एकेडमी था। लकीली मेरा घर 2 घंटे दूर था, मैं हर सैटरडे फिर भी अपने फैमिली को देख सकता था, बच्चों को देख सकता था। अपनी कंफर्टेबल सराउंडिंग जो होती है ना, अपना कमरा, अपना बेड, अपनी चाय, अपना यहाँ पे रहते हो, अपने यार दोस्त, वो है। टूरिंग साइड के लिए आई कैन ओनली इमेजिन फ्रॉम अ ह्यूमन परस्पेक्टिव। मैंने एज अ प्रोफेशनल तो कभी मैंने खेला नहीं है, टूर नहीं किया है। आई कैन ओनली इमेजिन इट मस्ट टेक अ टोल ऑन यू मैन, इट हैज टू बी टफ। आपको हम्म, अपने घर से एक अलग कंट्री में इतने देर के लिए जाना, चाहे आप फैमिली साथ में ले भी जाओ, लेकिन इट्स नॉट लाइक बीइंग एट होम। और एग्जैक्टली। स्पेशली अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। आप बताइए, हम हमारी जॉब में भी, हम जो जॉब करते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल दिन आते हैं कभी कभी, हम भी डील करते हैं। लेकिन उस स्ट्रेस की सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? घर जाओ, आपके बच्चे आपको आगे गले लगते हैं, मिलते हैं, आप अपने घर में बैठे हो अपने बुजुर्गों के साथ, जो भी है, अपने दोस्तों के साथ, वो आपके माइंड को पीस देती हैं। इट हैज़ टू बी वेरी चैलेंजिंग। आई कैन ओनली इमेजिन जो ये प्लेयर इतनी दूर अपने कंफर्टेबल सेटिंग से जाके इतनी देर के लिए रहना, इट इज़ टफ, बट दैट्स व्हाई टेस्ट क्रिकेट इज़ टफ। लेकिन आप बताइए, आपके क्या ख्याल हैं? नहीं, एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री टू दैट। और ये जो अनड्यू 15-15 दिन का, 12-12 दिन का इसके दरमियान में गैप था, मुझे लगता है कि इसने भी इनके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। और नेगेटिव थॉट्स प्रिवेल कर रही होती हैं, खासतौर पर जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आप ऑलरेडी हारे हुए हैं, ऑलरेडी आप एक मीडिया ट्रायल के अंदर हैं, और उन सारे दिनों में हम देखते हैं कि इवन इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, इवन जिसमें हम विराट कोहली की बात करते हैं कि वो भी उलझ रहे थे जब उनके शायकीन उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट एनी हाउ, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड जो भी उसकी तस्वीर बना रहे थे, उनको भी देखना चाहिए प्राइवेसी को। बट हैविंग सेड दैट, ये सारे इश्यूज सामने आ जाते हैं, और मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन का गैप जो है वो इनफ होता है, और उसके बाद आपको दूसरा टेस्ट खिला देना चाहिए, मैक्सिमम 5 दिन होने चाहिए। तो ये सारा जो भी एक चीज़ें, इट टेक्स अ टॉल ऑन योर माइंडसेट एंड अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड। तो ये सारी बातें थी जो हमने की हैं मेरे ख्याल में। और एक विल ट्राई टू समराइज दिस ऑल दैट सेटअप। ये फर्स्ट टाइम थी सरदार जी हमारी एक एफर्ट। आई डोंट नो कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी ऑफ व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू से, क्या बात हम जो सोच रहे थे वो कर पाए हैं कि नहीं। बट चलें, एक आगाज ही सही। हाँ बिल्कुल, ये कोशिश है। सो जो भी इसको देखें, प्लीज टेक इट इजी ऑन अस, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमने कोई लाइट सेटअप नहीं किया। जो वर्कआउट वाले हेडफोन है मैंने कान में लगाए हैं और बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी ऑडियंस दे डिजर्व बेटर। हम आपके लिए अच्छा सोच के और भी बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। कोशिश करेंगे हफ्ते में कम से कम एक वीडियो आपको आपके लिए भेजें। लेकिन वी लुक फॉरवर्ड टू योर सजेशंस। प्लीज़ यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो और भी अच्छी बात है सर, आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर नई वीडियो बनाएंगे। लेकिन सेंड अस कमेंट्स, हम एक एक कमेंट अपना आपका खुद पढ़ेंगे और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए। आपको एक बहुत अच्छा कैंडिड क्रिकेट कॉन्वर्सेशन शो आपके सामने पेश करेंगे और आगे चल के और भी अच्छे टॉपिक होंगे। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। बिल्कुल, गुड बाय। बाकी ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पाने सरबत दा पड़ा। तो जो भी हमारा शो देखें, अगर गुस्सा आए तो थोड़ा टेक इट ईजी, पहला अटैम्प्ट है हमारा। लेकिन सभी खुश रहो। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਫਜ਼ਲ भाई ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। थैंक यू। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके जी, रब रखा। चल स्टॉप कर दिया मैंने। हाँ 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 चलो वेखो Let हुण me check out.